एक ओपेक मीडियम प्लेन मिरर्स पे जब एक रे ऑफ लाइट टकराती है तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन के कौन से लॉस हैं जो फॉलो होते हैं, और यही रे ऑफ लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लास स्लैब पे टकराती है तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन फिनोमेना के कौन से लॉस हैं जो फॉलो होते हैं। इन्हीं दोनों एरियाज की बात करेंगे इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। बात शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन के फिनोमेना से। सबसे पहले सेटअप कर लेते हैं। सेटअप है ये, अरे सॉरी, लाइट तो ऑन कर लें, अब बढ़िया है। इस पूरे सेटअप को बनाते एपरेटस को देख लेते हैं क्विकली। सबसे पहले प्लेन मिरर, इसकी जरूरत क्यों है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। फिर दूसरा आता है ये लाइट सोर्स, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं। इस केस में हम एक मोबाइल यूज कर रहे हैं। ये दोनों आइटम्स काफी लगते हैं इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इस वक्त मिरर पे सारी की सारी लाइट पड़ रही है तो हम रिफ्लेक्शन फिनोमेना को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। हम यहाँ पे लेंगे एक कोम्ब और उसकी सारी की सारी विंडोज में से सिर्फ एक खांचा खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने इसको किया है कोम्ब के बाकी विंडोज को पेपर से कवर करके। तो अब अगर हम एक्सपेरिमेंट को शुरू करें तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी चल रहा है। लाइट की रे मिरर पे ऑलरेडी इंसिडेंट हो रही है और क्योंकि मिरर को रिफ्लेक्शन करने में कुछ भी समय नहीं लगता तो इसलिए रिजल्ट हमारे सामने ऑलरेडी है, एक रिफ्लेक्टेड रे। नेमिंग भी सीख लो साथ साथ। जो रे मिरर पे पड़ रही है, इंसिडेंट हो रही है, उसको कह दिया इंसिडेंट रे, और बिल्कुल ऐसे ही जो रे मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है उसको कह दिया रिफ्लेक्टेड रे। तो नेमिंग ईजी है। अब यहाँ पे बात को एक स्टेप आगे ले जाएं तो हम ये देख सकते हैं कि हमने जो रे इंसिडेंट करी थी मिरर पे वो किसी एक सर्टेन एंगल पे थी। तो एंगल वो चीज़ है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। इसको ईजिली करने के लिए एक छोटा सा स्टेप करते हैं। जिस पॉइंट पे मिरर पे रे पड़ी थी उस पॉइंट को कह दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी पॉइंट से ड्रॉ करेंगे एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन। लाइन इमेजिनरी है, ये बात शो हो रही है इसके डॉटेड होने से। अब हम एंगल मेजर कर सकते हैं। इंसिडेंट रे जितना एंगल नॉर्मल के साथ बनाती है उसको हम कह देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और शॉर्ट में इसको हम आई से डिनोट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाती है नॉर्मल के साथ उसको हम क्या कह सकते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको किससे डिनोट कर सकते हैं? शॉर्ट आर से। इन दोनों एंगल्स को जब हम मेजर करते हैं तो ये देखा जाता है कि ये दोनों एंगल सेम आते हैं, जो कि एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। मीनिंग ये हुआ कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। यहाँ पे रीडिंग्स थोड़ी सी और लेते हैं। जिस एंगल पे रे गिर रही है उसको अगर घटाएं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर डिक्रीज करें तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। इसको जैसे जैसे हम लगातार डिक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी अगर हम कैलकुलेट करें तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। बिल्कुल इसी तरह से अब इसका ऑपोजिट करके देखते हैं। जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को लगातार बढ़ाते हैं धीरे धीरे तो अगेन आप सोच सकते हैं क्या होना चाहिए? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगातार इंक्रीज करता है, यानी कि नई रीडिंग अगेन पिछली वाली रीडिंग से मैच कर रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। थोड़ी सी मस्ती भी करके देखते हैं यहाँ पे। अगर हम कोम्ब की कई सारी विंडोज को एक एक करके ओपन करें तो लाइट कैसी दिखाई देगी? एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। काफ़ी बढ़िया लग रहा है पैटर्न। और इस पूरे पैटर्न में भी अगर आप ध्यान से देखें तो जो विंडोज़ बाद में ओपन हुई थी वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा बड़ा था, तो उनका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा बड़ा हो रहा है धीरे 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 धीरे। तो अगेन यहाँ पे भी रीडिंग्स पहले से मैच कर रही हैं। तो हमारा पहला लॉ क्या हो जाता है वो आप जान चुके होंगे इस पॉइंट तक। जब कभी भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज I इज इक्वल टू R। चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी दबाइए ताकि नए टॉपिक्स के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब निकालते हैं रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ। सेटअप इस बार भी बिल्कुल पिछली एक्टिविटी की तरह ही स्टार्ट होता है। लाइट रे मिरर पे एक एंगल पे इंसिडेंट है, फर्क सिर्फ एक है, इस बार हम पूरे सेटअप के नीचे एक वाइट शीट ऑफ पेपर रखते हैं। एक्टिविटी में आगे बढ़ने से पहले एक वर्ड सीखेंगे, प्लेन। हमारे आसपास का जितना भी एरिया है वो 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम कह देते हैं 3D। और ये 3 डायमेंशंस होती हैं x, y एंड z। सिंपली बोले तो x यहाँ पे होती है लंबाई में यानी कि लेंथ, y यहाँ पे होती है ब्रेथ यानी कि चौड़ाई में, और z यहाँ पे होती है ऊंचाई में यानी कि हाइट। तो जब आप एक क्यूब को देखते हैं तो वहाँ पे तीनों डायमेंशंस आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे आसपास की स्पेस भी एग्जिस्ट करती है। अब इस पूरी की पूरी स्पेस में अगर हम सिर्फ किसी एक लेयर को लेते हैं, जैसे कि x डायरेक्शन के अक्रॉस अगर एक लेयर लेते हैं, या फिर y के अक्रॉस एक लेयर लेते हैं, या फिर z के अक्रॉस कोई भी एक लेयर लेते हैं, तो ऐसी हर एक लेयर को कहा जाता है प्लेन। और प्लेन यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं एक 2 डायमेंशनल फिगर है, 3D स्पेस के अंदर एक 2D फिगर।
अब वापस एक्टिविटी पे आते हैं। अब हम एग्जैक्टली क्या देखना चाह रहे हैं इस एक्टिविटी में वो समझते हैं। हम देखना ये चाह रहे हैं कि क्या इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों ही एक प्लेन में लाई करती हैं या नहीं, और इसको हम चेक कर पाएं इसके लिए हम किसी एक रे का, या इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे, इनमें से किसी एक रे का प्लेन हटा के देखेंगे। यानी कि जिस प्लेन में हमें दिख रहा है कि वो बन रही है उसको अगर हटाएंगे तो क्या होता है ये चेक करेंगे। इंसिडेंट रे को हम यहाँ पे अपने प्लेन में रखते हुए हम यहाँ पे हटाने की कोशिश करेंगे रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन। ये काम कैसे हो सकता है? इस करंट सेटअप में नॉर्मल के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी लाइन के अलोंग हम पेपर में कट लगाएंगे नीचे की तरफ से। अब इस कट के लेफ्ट साइड में जो पेपर आ रहा है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे बन रही है इस वक्त, उस हिस्से को हम नीचे करके ऑब्जर्व करेंगे कि क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करके देखना चाह रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रे का जो प्लेन है उसको हम हटा के देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट्स ऑब्टेन होते हैं। रिजल्ट्स हैं ये। इन दोनों ही इमेजेस को अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करें तो हम क्या देख सकते हैं? देख हम ये सकते हैं कि जिस हिस्से में पेपर नीचे हो गया है यहाँ पे, वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिखाई दे रही है। वो प्रेजेंट अब भी वहीं पे है लेकिन सिर्फ दिखाई नहीं दे रही है। पेपर को वापस ऊपर लाएंगे तो ये पहले वाला केस ही दिखाई देने लगता है। यानी कि इस पूरी बात को देख के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं निचोड़ कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जब कभी भी किसी एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की बात हो रही है तो ये तीनों ही लाइन एक ही प्लेन में लाई करती हैं। यही होता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक लास्ट सवाल आप पूछ सकते हैं कि इन दोनों लॉज का पर्पस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इनका ये है कि जो अलग अलग तरह के मिरर्स आते हैं जैसे कि प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर्स, इन सब में ही इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, उसका प्रॉपर स्टडी कर पाना इन्हीं रिफ्लेक्शन के लॉज के बेसिस पे होता है। इनके बिना वो स्टडी नहीं हो सकती और उनके अलग अलग एप्लीकेशंस को भी हम क्लोजली नहीं समझ सकते। इस बारे में डिटेल में बात करेंगे एपिसोड नंबर 3 में। ये हो जाती है बात पूरी रिफ्लेक्शन के लॉज के ऊपर। इस टॉपिक के सेकेंड हाफ पोर्शन का लिंक है ये, इसमें हम फाइंड आउट करेंगे रिफ्रैक्शन फिनोमेना से रिलेटेड लॉज। तो एक छोटा सा ब्रेक लो और इसको भी साथ में ही कंप्लीट करो।